हेलो एवरीवन, मित्रा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर वीपीएससी भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए वीडियो आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम एक इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, बी है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, सी है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, या डी है वेलोसिटी यानी कि वेग, या नन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेवलेंथ। ये एंगस्ट्रॉम जो है ये वेवलेंथ का यूनिट है। इसके बारे में देख लेते हैं। और ये देखिए एंगस्ट्रॉम का ये सिंबल है जिसके ऊपर ये नॉट दिया गया है। ये एक स्पेशल टाइप की सर्कल होती है जिसे रिंग डायक्रिटिक कहते हैं। इसे डैनिश, नॉर्वेजियन, स्वीडिश और वलून कैरेक्टर मतलब कि डराइव किया गया था। एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि उनके लैंग्वेज में एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है। और इसे एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक एंगस्ट्रॉम में होती है 10⁻⁻10 मीटर, या इसे 0.1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो नामकरण किया गया था एंगस्ट्रॉम का, ये 19th सेंचुरी में स्वीडिश फिजिक्स जो थे एंड्रेस जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर इनका नाम पड़ा था। ठीक है, तो आप इसके बारे में जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये 64th वीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया है और इसके ऑप्शन दिए गए ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी है कूलम, या डी है वॉट, या ई है नन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ दीज। तो इसका यूनिट क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, उसके हिसाब से जो पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, और इसकी वाट को अगर हम और भी किसी यूनिट में लिखेंगे सिंपली कोई में, तो वो हो जाएगी जूल पर सेकेंड। तो इसकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड भी कहते हैं, या वाट इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। ये देखिए एक वाट कितना होता है? जूल पर सेकेंड। यही इसकी एक और इकाई होती है जो कि यूनिट में लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो एक वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। पहला है ए रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के कारण इनको मिला था। बोर्स आइंस्टीन संक्षेपण यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए मिला था। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता यानी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट, या डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आप इसके ऑप्शंस को देख सकते हैं और इसके हिसाब से आपका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिलेटिविटी के लिए भी इन्हें नहीं मिला था, ना ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए, और ई इक्वल टू mc स्क्वायर जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है इसके लिए भी नहीं मिला था। सिर्फ यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिनके कारण इनको मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने जो क्वांटम फिजिक्स है उसको एक नया मोड़ दिया था। मतलब कि पूरी जितने भी क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ेंगे उसको और क्लासिकल फिजिक्स दोनों के नियमों को इसने हिला कर रख दिया था। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान दिया था। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके कारण उनको नोबेल मिला था। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जब कोई पदार्थ, धातु या अधातु किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद, ये देखिए मेटल है, ठीक है, इस पे अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन का स्ट्राइक कराएंगे तो जिसके इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऊर्जा लेकर और इससे बाहर निकलेंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे यही जो होल प्रोसेस हो रहा है जो ये कर रहे हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। चौथा है इन इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर में, ठीक है, विद्युत मोटर में क्या होता है? हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि उष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरा है विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में कन्वर्जन, या विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन, या डी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन, या नन ऑफ एबव या मोर देन वन ऑफ एबव। अब विद्युत मोटर का यूज कैसे होता है, किसमें होता है, इसका क्या रोल है? तो विद्युत ऊर्जा का मेन रोल है
ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या इसे कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट करता है। ये कब का क्वेश्चन है? बीपीएससी 64 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला है 5th नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, ए हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है पायरोमीटर, या डी है लैक्टोमीटर, या ई है नन ऑफ दीज, या मोर देन वन ऑफ दीज। ये कब पूछा गया है? बीपीएससी 64 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है? ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये और दूध की, ये जो लैक्टोमीटर है, ये लैक्टोमीटर क्या मेजर करता है? दूध की गुणवत्ता को। पायरोमीटर क्या करता है? बहुत ज्यादा जो हाई टेम्परेचर उसको मेजर करता है। और ये हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। छठा है, दाब का इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? ऐसे तो हम प्रेशर का यूनिट जाते हैं पास्कल, लेकिन ये ऑप्शन देखिए कैसे कैसे दिए हैं। पास्कल है ही नहीं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन मीटर, या नन ऑफ दीज, या मोर देन वन ऑफ दीज। तो इसको आप नन ऑफ दीज मत मार दीजिएगा, क्योंकि अगर हम प्रेशर को पास्कल को कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे भी अगर प्रेशर का हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं, तो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें ये कब पूछा गया है? 59th जो बीपीएससी का क्वेश्चन था उसमें प्रीलिम्स में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, क्या है ये? चार्ज कण है, बिना आवेशित यानी कि अनचार्ज पार्टिकल है, या आवेशित भी और बिना आवेशित भी यानी कि कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज, दोनों हैं। तो और तीसरा है नन ऑफ एबव। कॉस्मिक रे क्या है? एक तरह की ये ब्रह्मांड के जो रे हैं जो पृथ्वी में आती हैं उसी को बोलते हैं कॉस्मिक रे। ठीक है, देखिए ये है, इसका तो आंसर हो जाएगा। एक तरह से ये चार्ज भी हैं और अनचार्ज हैं, दोनों हैं। ठीक है, कॉस्मिक रे अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, जो कि बाहरी अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड या इससे पैदा होते हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाते हैं। इनमें लगभग, ठीक है, प्रोटॉन जो होता है 90% होता है, उसके बाद लगभग 10% में हीलियम के नाभिक होते हैं, और तथा 1% में कम ही भारी तत्व तथा इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस कण ये सब होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे कंपोजिशन होता है कॉस्मिक रे का। ठीक है, तो इसमें चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और एज वेल एज अनचार्ज दोनों होते हैं। ठीक है, कॉस्मिक किरणें एक तरह के ब्रह्मांड की किरणें हैं, और ये चार्ज भी होते हैं और एज वेल एज अनचार्ज दोनों होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, किसमें इनमें से ऑप्शंस में से ऑक्सीजन एब्सेंट होती है? और 65th बीपीएससी का क्वेश्चन जो भी प्रीलिम्स 2019 में हुआ उसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए, ए किरोसिन, बी है ग्लास यानी कि कांच में, सी है सॉइल में, या सीमेंट में। इनमें से किसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है? तो आप समझ सकते हैं कि ग्लास, अगर हम कांच में बात करेंगे तो इसमें भी होता है, सॉइल मिट्टी में भी होता है, सीमेंट में भी होता है, लेकिन ऑप्शन ए किरोसिन में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जिसका उपयोग कई जीवाणु अपघटन द्वारा सांस लेने के लिए किया जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन होती है। फिर देखिए, ग्लास में ऑक्सीजन इसे उचित आकार और रंग देने के लिए आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन होती है। और सीमेंट में ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि कंक्रीट में बाइंडर के रूप में इसका उपयोग मिट्टी को देखने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन के बिना हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किरोसिन। बाकी सारे में ऑक्सीजन एक मतलब कि इसका कंपोनेंट है, लेकिन किरोसिन में नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए किरोसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। दोलक का आवर्तकाल, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम आप जानते हैं किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पर यानी कि मास पे। ठीक है, उसके लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, समय पर उसके डिपेंड ऑन टाइम, या तापमान डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अब इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये कब का क्वेश्चन है? बीपीएससी 47 का है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इसमें लगभग सारे जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को डाल दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसको सॉल्व करते रहिएगा मेरे साथ साथ। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उसके लंबाई पर यानी कि उसके लेंथ पर निर्भर करता है। तो आप जानते ही होंगे कि टाइम पीरियड जब पेंडुलम का हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, देख लीजिए,
T इक्वल्स टू 2π√L/g। अब इसमें देखिए ना ही मास है, ना ही टाइम है और ना ही टेम्परेचर है, सिर्फ लेंथ है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर। और ये g है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑप्शन के अनुसार सिर्फ लेंथ पर ही इसका निर्भर करता है आवर्तकाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज। और ये कब का क्वेश्चन है? बीपीएससी 42 में पूछा गया है। ये क्या है? एक लाइक वेव है, तरंग की तरह है, लाइक पार्टिकल कण की तरह है, लाइक वेव ऑफ बोथ, दोनों है। ठीक है, तरंग और कण दोनों की तरह है, या लाइक नाइदर ऑफ वेव नॉर ऑफ पार्टिकल, ना ही ये तरंग है और ना कण है, दोनों की तरह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट क्या है? एक बोथ मतलब कि शो करता है, वेव भी और पार्टिकल भी। इसे हम आगे चलकर वेविकल भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।